आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। गाइस, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये आपकी पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है और आज की क्लास में मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने वाली हूँ, प्रजाति। ठीक है, ये टॉपिक आपके अगर हम बात करें पीजीटी लेवल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पीजीटी लेवल में हमेशा यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके अलावा मेरे पास आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अब हमारे पास पीजीटी और नेट लेवल का जियो का पेड कोर्स अवेलेबल है। जो बच्चे पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो अचीवर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर आपको ज्योग्राफी का पीजीटी लेवल, पीजीटी जो कि आपके DSSB, KVS, NVS और HTET और अदर स्टेट जो भी पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम होते हैं जियो के, उन सब से रिलेटेड रहेगा। तो वहाँ से आप इसको ले सकते हो और अपने एग्ज़ाम ईजी से क्रैक कर सकते हो। तो देरी मत कीजिए, जल्दी से अपने पेड कोर्स ले लेना और वहाँ से अपनी तैयारी शुरू कर देना। पेड कोर्स के साथ साथ आपको सारे के सारे क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे और आपको PDF भी मिलेगी। तो डोंट वरी, ठीक है, सब कुछ दिया जाएगा भैया आपको। तो अच्छे से आपकी तैयारी की जाएगी पीजीटी लेवल की और नेट लेवल की। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हो तो वहाँ से ले सकते हो अचीवर्स एकेडमी ऐप से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जो है आपकी प्रजाति से रिलेटेड। क्या होती है प्रजाति, और उसके बाद आप प्रजातियों में आपके कुछ फार्मूले आते हैं, वो फार्मूले आपको पता होने चाहिए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है पीजीटी लेवल के एग्जाम्स के लिए। ओके, जाति, मानव प्रजाति यानी एक पर्टिकुलर एक एरिया में जो लोग रहते हैं और उनकी कुछ विशेषताएं आपस में मिल जाती हैं तो उसे कहते हैं मानव प्रजाति। ठीक है, तो भैया आपकी इस मानव प्रजाति के लोग हैं जो पर्टिकुलर एक एरिया में कुछ शारीरिक विशेषताओं को धारण करके ऑलमोस्ट ये लगा लो कि वही आपकी जो विशेषताएं होती है ना उन मनुष्यों के अंदर वो मेल खाती है, वो सेम लगती हैं। जैसे अगर हम बात करें मानव वर्गों और जो आपके ये प्रजाति, जाति वर्ड और प्रजाति वर्ड ये लगभग सेम ही होता है। मानव जाति कह लो या प्रजाति कह लो। प्रजाति अंग्रेजी के रेस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। प्रजाति वर्ड अंग्रेजी के रेस शब्द का हिंदी रूपांतरण रूप है और इटालियन शब्द, ये जो रेस है ये कहाँ से निकला है? इटालियन शब्द से। इटालियन शब्द से, और शब्द क्या था? राजा। शब्द क्या है भाई? राजा। तो इटालियन शब्द राजा से रेस की उत्पत्ति हुई है और इस राजा का मीनिंग होता है परिवार, वंश या नस्ल। ठीक है, परिवार, वंश या नस्ल। मानव प्रजाति आपका एक जैविक विचार है, एक थॉट है। इसका अभिप्राय क्या है? मानव प्रजाति मानव वर्ग से संबंधित है, मानव के वंश से संबंधित है, उसकी नस्ल से संबंधित है मानव प्रजाति। विडाल डी ला ब्लास, जो आपकी विडाल डी ला ब्लास यानी ब्लास महोदय क्या कहते हैं प्रजाति के बारे में? ब्लास महोदय के अनुसार जो प्रजाति है, प्रजाति एक कायिक वर्गीकरण है। कायिक मतलब हमारा शारीरिक, ठीक है, कायिक मतलब शारीरिक वर्गीकरण है। कायिक वर्गीकरण है जो मनुष्य की आकार की और शारीरिक लक्षणों पर आधारित है। जो मनुष्य की आकार की, आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी होगी ब्लास महोदय की, जो मनुष्य की आकार की और शरीर के, अगर हम बात करें शरीर के जो होते हैं ना विशिष्ट लक्षण को प्रदर्शित करती है यानी दिखाती है। तो ब्लास महोदय ने कहा है आपका प्रजाति क्या है? एक कायिक वर्गीकरण है जो मनुष्य की आकार की और उसकी शारीरिक संरचना को प्रकट करती है, उसके शारीरिक लक्षणों को दिखाती है, जो कुछ भी कह लो। ये था ब्लास महोदय के अनुसार प्रजाति। नेक्स्ट आते हैं आपके जो प्रजाति में फेमस काम किया था क्रोबर महोदय ने। क्रोबर महोदय मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रजाति के अंदर। इन्होंने प्रजातियों का वर्गीकरण भी किया था, जो आगे पढ़ेंगे। प्रजाति एक मानव जैविक संकल्पना है। इनके अनुसार क्या है? प्रजाति एक मानव जैविक संकल्पना है।
मानव जैविक संकल्पना है यह आनुवांशिकता किस किस को प्रदर्शित करती है? मानव प्रजाति आनुवांशिकता को, उसके अलावा आपके किसी भी मनुष्य की नस्ल को, उसके जाननिक लक्षण को, यानी जो लक्षण उसके पास जन्म से है वैसे लक्षण, उसके जाननिक लक्षण को, और उपजाति द्वारा संगठित एक समूह, और उपजाति लक्षणों द्वारा संगठित एक समूह है। ये स्टेटमेंट थी क्रोबर महोदय की। स्टेटमेंट आपको एग्जैक्ट याद रखनी है। तो क्रोबर महोदय के अनुसार मानव प्रजाति क्या है? मानव प्रजाति एक मानव और जैविक सहकल्पना है। मानव और जैविक सहकल्पना है यह आनुवांशिकता, नस्ल, आपके जाननिक लक्षण और उपजाति लक्षणों द्वारा संगठित एक समूह है। ठीक है, मीन्स ऐसे लक्षण जो उसकी नस्ल में हैं, जन्म से मिले हैं, और प्रजातियों के द्वारा जो छोटे छोटे लक्षण उसके अंदर आ गए हैं, उन्हीं सभी लक्षणों का आनुवांशिकता यानी माता पिता से मिले हैं, उन्हीं सभी लक्षणों का एक समूह है क्या? मानव प्रजाति, क्रोबर महोदय के अनुसार। नेक्स्ट आता है टेलर महोदय, ग्रिफिथ टेलर महोदय। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ग्रिफिथ टेलर महोदय। टेलर क्या कहते हैं मानव प्रजाति के बारे में? मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है। इनकी तो छोटी सी स्टेटमेंट थी और बहुत इजी थी। मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है कि व्यक्ति किस नस्ल का है, नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को, न कि सभ्यता को। तो याद रखना, ग्रिफिथ टेलर महोदय ने कहा था कि जो मानव प्रजाति है वो आपकी नस्ल को प्रकट करती है, ना कि सभ्यता को। नस्ल को प्रकट करेगी, ना कि सभ्यता को। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने ये स्टेटमेंट दी थी मानव प्रजाति से संबंधित। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए, नेट के एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो ब्लास महोदय के अनुसार प्रजाति आपका एक कायिक वर्गीकरण है जो मनुष्य के आकार की और शरीर के लक्षणों को प्रदर्शित करती है, दिखाती है। क्रोबर महोदय के अनुसार मानव प्रजाति एक मानव जैविक संकल्पना है जो आनुवांशिकता, नस्ल, जाननिक लक्षण और उपजाति लक्षणों द्वारा संगठित एक समूह है। तीसरे थे ग्रिफिथ टेलर महोदय, उनके अनुसार मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि किसी भी प्रकार की सभ्यता को। अब आप देखते हो कि जो आपने ये तो समझ लिया कि मानव प्रजाति क्या होती है, कैसे होती है। अब इसमें नेक्स्ट आता है, जो मानव प्रजाति होती है उनको काफ़ी चीज़ें प्रभावित करती हैं। क्यों आपके कहीं पर लोग काले हैं, कहीं पर उनका सिर लंबा है, कहीं पर वो छोटे कद के हैं, कहीं पर लंबे कद के हैं, कहीं पर गोरे हैं। तो काफ़ी लक्षण हैं जो मानव जाति को, प्रजाति को प्रभावित करते हैं। तो प्रजाति के, मानव प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन क्यों होते हैं? उनके शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन क्यों होते हैं, चेंज क्यों होते हैं? क्यों सभी लोगों का रंग एक जैसा है, क्यों सभी लोगों का रंग एक जैसा नहीं है, और क्यों सभी लोगों के बाल एक जैसे नहीं है, नाक एक जैसी नहीं है, उनका ये जो मुंह है वो एक जैसा नहीं है। मानव प्रजातियों की अगर हम बात करें तो भाई इनके उद्भव और इनके विकास की पूरी जटिल प्रक्रिया है। मानव प्रजातियों के उद्भव में आज भी मानव का जो ज्ञान है वो अधूरा है। मनुष्य आज भी पूरी तरह समझ में नहीं पाया है मानव प्रजातियों को। विभिन्न मानव शास्त्री जो इस काम में लगे हुए हैं वो भी आपके एक मत नहीं है, सबके अपने अलग अलग विचार हैं। ठीक है, अब इसमें क्रोबर महोदय आते हैं। क्रोबर महोदय क्या कहते हैं कि भाई जो मानव प्रजातियां हैं, आपकी जो मानव प्रजातियां हैं, जो अलग अलग प्रकार के मानव हैं, उनमें अलग अलग शारीरिक लक्षण हैं, वो सब कुछ कारकों द्वारा प्रभावित होती हैं। क्रोबर महोदय के अनुसार देखो, आपके किसी एक एरिया में कुछ लोग रह रहे हैं, वहाँ के लोग एक जैसे हैं। ठीक है, माना हमने इस एरिया में कुछ लोग रह रहे हैं, एक जैसे हैं। इस एरिया में कुछ प्राकृतिक आपदा आ गई या ज़्यादा ठंड पड़ गई तो इस एरिया को छोड़कर फिर लोग अन्य एरिया की ओर चलते, मानो वो यहाँ पर चले, यहाँ पर आकर बस गए। फिर जब मौसम ठीक हुआ यहाँ पर फिर दोबारा आ गई, तो कुछ लोग वापस आए और कुछ नहीं आए, कुछ को ये वाला एरिया अच्छा लगा वो यहीं पर बस गए। इस वजह से
कुछ प्रजातियां आपकी इसके जैसी हो गई, कुछ इसके जैसी हो गई। तो क्रोबर महोदय यही कह रहा है, क्रोबर महोदय का यही कहना है कि अंतर प्रजातियां विवाह, अंतर प्रजातियों के बीच में जो विवाह होते हैं उसके अलावा जो प्राकृतिक पर्यावरण है, प्रकृति है, वो भी आपकी मानव प्रजाति को प्रभावित करती है, प्रजातियों के गुणों को प्रभावित करती है। मानव प्रजातियों के शारीरिक रचना पर बात करें तो बाह्य कारक कौन कौन से हैं जो एक मानव प्रजाति के शारीरिक लक्षणों को प्रभावित करती हैं? तो इसमें सबसे पहला आता है ग्रंथि रस प्रभाव। तो सबसे पहला आता है भाई आपका ग्रंथि रस प्रभाव। ग्रंथि रस प्रभाव क्या है ये? एक फेमस मानव शास्त्री थे ओथर किथ, फेमस मानव शास्त्री थे भाई ओथर किथ महोदय। इन्होंने क्या कहा? ओथर किथ महोदय के अनुसार जो समस्त आपकी मानव प्रजातियां हैं वो एक ही क्षेत्र से हैं और सभी एक ही पिता की संतानें हैं। ओथर किथ महोदय के अनुसार सारी की सारी प्रजातियां एक ही एरिया से हैं और एक ही पिता की संतानें हैं। और हमारे शरीर के अंदर अलग अलग ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर अलग अलग ग्रंथियां होती है, साइंस में आप सबने पढ़ा है। और उन ग्रंथियों की वजह से हमारे शरीर की बनावट अलग अलग से होती है। फॉर एग्जाम्पल पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि साइंस की बुक में आप इसके बारे में जान सकते हो। पीयूष ग्रंथि कहते हैं जब ये पीयूष ग्रंथि आपकी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, अधिक क्रियाशील हो जाएगी, तो मनुष्य का जो शारीरिक कद है वो ऊंचा होगा। इस पीयूष ग्रंथि के अधिक सक्रिय होने से मनुष्य का शारीरिक कद यानी हाइट, मनुष्य की हाइट ऊंची होगी, उसकी भौहें विकसित होंगी, ठीक है, मीन्स ये कह लो वो सुंदर होगा, ठीक है, भौहें विकसित होंगी या और शरीर भारी होगा, नाक भी पतली होगी और सुंदर होगी। तो ये सारी चीज़ें पीयूष ग्रंथि के एक्टिव होने से होती है, क्रियाशील, अधिक क्रियाशील होने से उसकी जो शारीरिक विशेषताएं हैं, शारीरिक कद ऊंचा हो जाएगा, भौहें विकसित हो जाएंगी, नाक सुंदर हो जाता है, ठीक है भाई। इसके विपरीत थायराइड ग्रंथि, जब ये थायराइड ग्रंथि आपकी निष्क्रिय हो जाएगी यानी डीएक्टिव हो जाएगी, जब ये निष्क्रिय हो जाती है तो आपका जो नाक है, ठीक है, इसके निष्क्रिय होने से लोगों की नाक और चेहरा चपटा हो जाता है, नाक और चेहरा चपटा हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपका जो ललाट है, ललाट यानी हमारा जो मुख है वो उभरा हुआ सा दिखाई देता है। थायराइड ग्रंथि के निष्क्रिय होने के कारण नाक और चेहरा चपटा हो जाता है और ललाट बाहर की ओर उभरा सा दिखाई देता है। आपकी जो ये वाली विशेषताएं हैं ना, ये काकेशायड प्रजाति की विशेषताएं हैं, जो अभी आगे पढ़ेंगे भी डिटेल से। काकेशायड प्रजाति की विशेषताएं हैं और आपकी जो ये वाली विशेषताएं हैं ये मंगोलियन प्रजाति की विशेषताएं हैं, ठीक है। तो ललाट उभरा सा नज़र आता है और जब अलग अलग टाइप की जलवायु होती है तो अलग अलग ग्रंथि आपकी अलग अलग प्रकार से विकसित होती है। इसी वजह से मनुष्य के जो शारीरिक आकृति है वो भी चेंज हो जाती है ग्रंथि रस के कारण, ग्रंथि रस प्रभाव के कारण। तो मनुष्य के शारीरिक लक्षणों में काफ़ी भिन्नता नज़र आती है। तो पीयूष ग्रंथि के कारण ये चीज़ होती है और थायराइड ग्रंथि के कारण ये चीज़ होती है। नेक्स्ट आता है ग्रंथि रस प्रभाव के बाद सेकंड आपका जो कि शारीरिक लक्षणों को प्रभावित करता है प्राकृतिक वर्ण या जैविक परिवर्तन जिसे कहते हैं, जैविक परिवर्तन। प्राकृतिक वर्ण या जैविक
परिवर्तन। आपने देखा होगा एक ही प्रजाति के मूल शारीरिक लक्षण उनके जीन्स में भी मिले होते हैं। ठीक है, ये कहते हैं ना कि हम में जो विशेषता है वो आपके नाना से दादा से, यानी जीन्स तो वही चले आ रहे हैं ना, और वही उन्हीं जीन्सों से आपकी संतानें बन रही है, और उनमें कुछ अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं, किसी में किसी के, किसी में किसी के। कोई बच्चा है घर में, कहेंगे तेरी ये आदत चाचा पे गई है, ये दादा पे गई है, ये ताऊ पे गई है, ऐसे कहते हैं ना। तो मीन्स जीन्स तो सेम होते हैं उस परिवार के, उस अगर हम बात करें उस संतान के, तो विभिन्न कारणों से कई बार क्या होता है, कुछ कारण आ जाते हैं तो लंबे टाइम बाद हल्का फुल्का बदलाव देखने को मिलता है इन जैविक परिवर्तन के रूप में मनुष्य के शरीर के अंदर। प्रत्येक मानव वर्ग और प्रजाति के जो लक्षण हैं प्राकृतिक वर्णों में यानी जैविक परिवर्तनों के कारण कुछ बदल जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें मानव शास्त्री जो थे उनके अनुसार क्या हुआ, आपका अत्यधिक शीतल होने से एक एरिया था जहाँ पर लोग रह रहे थे, वहाँ पर आपकी हिम पड़ गई यानी बर्फ़ पड़ गई, तो अत्यधिक ठंडा एरिया हो गया। तो भाई उस ठंडे एरिया से बचने के लिए जो मध्य एशिया के निवासी थे वो फिर आपके भूमध्य रेखा की ओर चले गए। तो जब तक वो यहाँ थे तब तक वो गोरे थे। क्यों? क्योंकि जलवायु ज़्यादा गर्म नहीं थी और ठीक ठाक थे, गोरे थे। जब वो यहाँ आकर बस गए 0 डिग्री के आसपास, तापमान अधिक गर्म है, तापमान गर्म तो उनका रंग काला पड़ने लग गया। इनमें से कुछ प्रजाति तो वापस चली गई, जो वापस आ गए वो तो फिर आपके श्वेत, सफ़ेद, गोरे, देखो एक ही प्रजाति में अलग अलग चीज़ें, और जो आपकी भूमध्य रेखा के आसपास बस गई वो आपके काले हो गए। ठीक है, तो जलवायु अगर हम बात करें वो भी प्रभावित करती है जैविक परिवर्तनों के रूप में। एक ही प्रजाति के अंदर जैविक परिवर्तन कर दिया जाता है। तो उसके अलावा आपकी जो ये प्रजातियां हैं, एक और आता है बेस्ट उदाहरण इसके लिए, प्रजातियां हैं जैसे उन्होंने यहाँ से यहाँ आए तो बीच में बहुत सारे पर्वत आए, पहाड़ आए, मैदान आए, नदियाँ आए, उन सबको पार करके आए, तो उन सभी मुसीबतों का इन्हें सामना करना पड़ा और इनके शारीरिक लक्षण भी उन्हीं के अनुसार चेंज होते चले गए। ठीक है, तो ये था भाई आपका प्राकृतिक वर्ण और जैविक परिवर्तन। नंबर 3, जलवायु परिवर्तन। जलवायु का तो मेन रोल होता है अगर हम बात करें शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन में। किसी एरिया में आपकी गर्म जलवायु है तो वहाँ के लोग आप देखते हो काले होते हैं। जैसे अफ्रीका में बात करें तो आपका सारा साल सूर्य की रोशनी अफ्रीका के सेंटर से गुजरती है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, जहाँ पर सारा साल सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और अफ्रीकन लोग आप खुद देख सकते हो काले होते हैं, होठ मोटे होते हैं और चेहरा चपटा सा होता है। तो इस तरह की उनकी पर्सनैलिटीज़ होती हैं तो अधिक गर्म वाले इलाके में। और जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हो तो आप देखते हो ध्रुवीय इलाकों में गोरे लोग होते हैं, गोरा रंग होता है उनका, नाक सुंदर होती है, शरीर की बनावट अच्छी होती है और आपके लंबे भी होते हैं। ठीक है, तो ये जलवायु भी काफ़ी हद तक प्रभावित करती है शारीरिक लक्षणों को किसी भी प्रजाति के अंदर। अब ग्रिफिथ टेलर महोदय का मैंने आपको ये बताया भी था जब टेलर करवाया था ना थॉट में, ज्योग्राफिकल थॉट में, तो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने एक सिद्धांत दिया था प्रवास कटिबंध सिद्धांत। प्रवास कटिबंध सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई फॉर नेट एग्जाम। नेट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, नेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्रवास कटिबंध सिद्धांत जलवायु परिवर्तन पर ही आधारित था। इसका यह सिद्धांत जलवायु परिवर्तन पर ही आधारित था और प्रवास, इसने यही चीज़ बताई थी कि कैसे लोग प्रवास करते हैं जलवायु परिवर्तन होने के कारण, या किसी भी एरिया की जलवायु जब उन्हें सूट नहीं करती तो लोग प्रवास की ओर चलते हैं, यानी उस एरिया को छोड़कर आगे चले जाते हैं। तो इस प्रवास कटिबंध सिद्धांत के अनुसार सभी मानव प्रजातियों का जो उद्गम स्थल है क्या माना, एशिया महाद्वीप। ठीक है, जो स्थल एशिया, मध्य एशिया, यानी मध्य एशिया कह सकते हो आप, एशिया की मध्यवर्ती भूमि कह सकते हो। तो ग्रिफिथ टेलर के अनुसार सभी प्रकार की जो प्रजाति है वो कहाँ पर पैदा हुई है, मध्य एशिया की देन है। मध्य एशिया में ही सभी प्रकार की प्रजातियाँ सबसे शुरू में पाई जाती थी ग्रिफिथ टेलर के अनुसार। ठीक है, तो जैसे बर्फ़ वाले इलाके से लोग गर्म इलाकों की ओर चले, वापस फिर बर्फ़ वाले में चले गए, तो यही वाला प्रोसेस, यानी प्रजातियाँ क्या थी, पहले के टाइम पर पक्के मकान थोड़ी ना थे, कोठियाँ
थोड़ी ना थी कि जो लोग घर को अपने मकानों को छोड़कर नहीं जाएंगे। पहले तो मनुष्य ऐसा ही था, आदिवासी टाइप था, ठीक है, ऐसे ही जीवन जीता था। तो जब उसे अपने जीवन जीने के लायक कुछ चीज़ें नहीं मिलती थी तो वो प्रवास करने लगता था। तो ये सारी चीज़ें उसके शारीरिक लक्षणों को, उसकी शारीरिक बनावट को प्रभावित करती थी। नेक्स्ट आता है जलवायु परिवर्तन के बाद मानव प्रजाति के शारीरिक लक्षणों को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर भौगोलिक और सामाजिक पार्थक्य। भौगोलिक और सामाजिक पार्थक्य। भौगोलिक और सामाजिक पार्थक्य। प्रारंभिक पूरा पाषाण काल में आपकी जनसंख्या बहुत कम थी। आप सबको पता है, आपने हिस्ट्री पढ़ी है थोड़ी बहुत तो भाई पूरा पाषाण काल में आपकी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। तो लोग कैसे रहते थे, एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर और बिखरे हुए घर मिलते थे। 2-4 घर वहाँ है, 2-4 घर वहाँ है, 2-4 घर वहाँ, ऐसी जनसंख्या थी। काफ़ी कम थी ना, एरिया ज़्यादा था तो खुल्लम खुल्ला रहते थे। एरिया ज़्यादा मिलेगा तो मनुष्य अपने आप ही खुल्लम खुल्ला रहेगा। तो वहाँ की जो जलवायु दशाएं थी वो भी एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग थी। पहले के टाइम में आपके कुछ प्राकृतिक अवरोध थे, जैसे पर्वत, वन, मरुस्थल, सागर, और जिसके कारण जो आपकी बहुत कम जनसंख्या भी एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर रहती थी। और ये जो जनसंख्या है ये आपस में कभी मिल भी नहीं पाती थी। और भाई एक मेजर कारण और था क्या, कि आपके जो प्रजातियां हैं उनको अपना जीवन जीने के लिए वे पर्वत पर, पहाड़ों पर, मैदानों में रहती थी और कठोर जीवन व्यतीत करते थे। और उनके इसी प्रकार जो जितनी ज़्यादा मेहनत करता था उसका शरीर उतना अधिक विकसित हो जाता था। जो मेहनत नहीं करता था, सब कुछ ऐसे ही मिल जाए, वो अविकसित रहता था उसका शरीर। तो आपका, मेरा कहने का मतलब ये है कि भौगोलिक कारक यानी पर्वत, पहाड़, मैदान, ये भी किसी भी शरीर की, किसी भी प्रजाति के शरीर की बनावट को प्रभावित करते हैं। उसके अलावा सामाजिक पात्रक यानी सामाजिक अलगाव भी रहता था। सिंपल सी बात है भाई, लोग काफ़ी दूर दूर हैं एक दूसरे से, काफ़ी वाइड एरिया है, एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर रहते हैं, तो सामाजिक अलगाव तो देखने को मिलेगा ही, ठीक है। और यहाँ पर जो अलग होने का भाव जो था ना, वो पड़ोसी समूह के परस्पर विरोधी होते थे, यानी जो उनका पड़ोसी होता था उसके विरोधी होते थे। उसके अलावा सामान्य भाषा का भी अभाव था, लैंग्वेज भी ज़्यादा विकसित नहीं हुई थी, और उनके भोजन के लिए संघर्ष और अन्य भी कई कारण थे जो कि सामाजिक पात्रक्य के लिए जिम्मेदार थे। नेक्स्ट आता है प्रजातियों का मिश्रण। प्रजातियों का मिश्रण अनेक प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इन कारणों से मानव समुदाय का एक प्रदेश से, जब मानव समुदाय आपका एक एरिया छोड़कर दूसरे एरिया में जाकर बस जाए, ठीक है, बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हो जाए, तब भी देखो, मान लो इस एरिया से कुछ लोग इस एरिया की ओर चले गए, तो यहाँ पर पहले से ही कुछ लोग रह रहे थे, उनकी अलग प्रजाति थी। यहाँ पर जो लोग थे उनकी अलग प्रजाति थी। तो यहाँ पर जाकर जो लोग बस गए, अब जब वो विवाह करेंगे तो उनके विभिन्न प्रजातियों के बीच में विवाह होगा। तो उसी प्रकार एक अलग अलग प्रजाति के स्त्री पुरुषों से आपकी जो संतान पैदा होगी वो अलग ही, यानी मिश्रित प्रजातियों का मिश्रण दिखाएगी, मिश्रित प्रजाति का उदाहरण होगी। ये कहा था क्रोबर महोदय ने कि जब एक अलग प्रजाति की महिला और एक अलग प्रजाति के पुरुष का विवाह होता है तो उससे होने वाली जो संतान है वर्ण शंकर संतानें कहलाती है। वर्ण शंकर संतानें कहलाती है। तो मिश्रित प्रजाति का ये बेस्ट एग्जाम्पल देती हैं। मैक्सिको की कुल जनसंख्या का 60% और कोलंबिया की कुल जनसंख्या का 40% यूरोपीय और रेड इंडियन के अंतर्विवाह की संतानें हैं। तो मैक्सिको के अंदर, कोलंबिया के अंदर आपकी इसी प्रकार की प्रजातियों का मिश्रण काफ़ी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये थे भाई आपके इंपॉर्टेंट कुछ कारक जो कि प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं। क्यों आपकी प्रजातियों का रंग एक जैसा नहीं होता, तो ये चीज़ें प्रभावित करती हैं। ग्रंथिरस प्रभाव, जिसमें पीयूष ग्रंथि थी और थायराइड ग्रंथि थी। प्राकृतिक वर्ण और जैविक परिवर्तन। थर्ड, जलवायु परिवर्तन। फोर्थ, भौगोलिक और सामाजिक पार्थक्य। और फिफ्थ, प्रजातियों का मिश्रण। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है।
अब इसमें नेक्स्ट आता है शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स के बाद प्रजातियों के शारीरिक लक्षण, प्रजातियों के शारीरिक लक्षण, और जहाँ से आपके एचटेट पीजीटी में और केवीएस में और आपके DSSB में और नेट में हर पेपर में पीजीटी लेवल का हो चाहे नेट का हो, इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से समझना इसको। भाई मानव शरीर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मीन्स बाल है, कलर है, रंग है, आँख है, नाक है, ठीक है, मुंह है, हाथ है, लंबाई है, तो ये सारे क्या हैं, शरीर के अंग हैं। तो शारीरिक लक्षण यानी एक प्रजाति के अलग लक्षण होते हैं, दूसरी प्रजाति के शारीरिक अलग लक्षण होते हैं। तो शरीर का कद आ जाता है, बालों की बनावट आ जाता है, सिर का बनावट आ जाती है, नाक की बनावट आ जाती है, कपाल धारिता आ जाती है, मुख की आकृति और आपके अन्य लक्षणों में जैसे आँख की आकृति। तो इन सभी के आधार पर एक भाई इस प्रकार की प्रजाति में आपकी ये चीज़ होती है, इस प्रकार की में ये चीज़ होती है, उन्हीं सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रजातियों के शारीरिक लक्षण में सबसे पहले आता है आपका शरीर का कद, शरीर का कद यानी हाइट। हाइट की बात करें, ये सबको दिखती है ना, मानव शरीर का क्या है, एक बाह्य लक्षण है, सभी को देखने को मिलता है कि हाँ इसकी हाइट ठीक है, ये लंबी है, ये आपकी नॉर्मल है, ये गीठी है, तो मीन्स आप जो भी कहते हो देखकर, तो एक बाह्य लक्षण है शरीर का कद। और शरीर का कद प्रजातियों के वर्गीकरण में अधिक महत्वपूर्ण रोल निभाता है, यानी प्रजातियों को अलग अलग करने में शरीर के कद का इम्पोर्टेंट रोल है। हैडन महोदय के अनुसार शरीर का जो वो कद है 5 प्रकार का होता है। ये 5 प्रकार आपको याद रखने पड़ेंगे। हैडन महोदय के अनुसार शरीर का कद 5 प्रकार का होता है। सबसे पहला आता है भाई बहुत छोटा कद, यानी आपकी जो हाइट बहुत छोटी होती है। सबसे पहला बहुत छोटा कद, यहाँ पर जो कद होगा आपका 146 सेंटीमीटर से कम होगा, 146 सेंटीमीटर से कम होगा। नेक्स्ट आता है छोटा कद, छोटा कद, यहाँ पर जो कद होगा 146 से 156 सेंटीमीटर के बीच होगा। सेकंड नंबर पर छोटा कद 146 से 156 सेंटीमीटर के बीच जिन व्यक्तियों का कद होता है उनका कहते हैं छोटा कद है। थर्ड आता है मध्यम कद, मध्यम कद यानी 156 से 165 सेंटीमीटर के बीच जिन व्यक्तियों का कद होता है उसे कहते हैं मध्यम कद। नेक्स्ट आता है आपका लंबा कद, लंबा कद 165 सेंटीमीटर से 169 सेंटीमीटर के बीच जिन व्यक्तियों की हाइट होती है उन्हें कहते हैं लंबा कद। और लास्ट आता है बहुत लंबा कद, बहुत लंबा कद। इसके अंतर्गत 169 से ऊपर वाले आते हैं, 169 से ऊपर सेंटीमीटर होता है उसको शामिल किया जाता है आपके शारीरिक। हैडन महोदय के अनुसार ये पांचों के पांचों क्या है, शरीर का कद है। तो आपको ये याद रखना है, इस सारणी को भी याद रखना है। कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में डाल देता है। एक तो ये याद रखना, ये जो 5 प्रकार हैं किसने बताए हैं, हैडन महोदय ने। दूसरा ये याद रखना है किस कद में कितने सेंटीमीटर हाइट यानी लंबाई दी गई है। तो आप इनको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टेबल। नेक्स्ट आता है आपका शरीर का कद तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सिर का। सिर या आपका जो कपाल है उसका आकार, सिर का आकार या कपाल, कपाल भी बोल देते हैं सिर को। तो सिर का आकार और कपाल का आकार प्रजातियों के अंदर मनुष्य के शारीरिक बनावट में सिर की भी अहम भूमिका होती है और इसमें बहुत ही कम परिवर्तन होता है वैसे तो। और मानव शास्त्री जो थे उन्होंने प्रजातियों के वर्गीकरण में सिर के और कपाल के आकार को बहुत ही महत्वपूर्ण आधार माना है, बेस माना है। और सिर का और कपाल का जो आकार है, मानव शास्त्रियों ने कपालिक सूचांक, कपालिक सूचांक या शीर्ष्य सूचांक, शीर्ष्य सूचांक के द्वारा प्रदर्शित किया। तो इसे आप याद रखोगे। मानव शास्त्रियों ने सिर या कपाल का आकार कपालिक सूचांक या शीर्ष्य सूचांक के द्वारा प्रदर्शित
किया और इन्होंने एक फार्मूला बनाया। फार्मूला क्या था? सिर की, देखो सबसे पहले ऊपर आएगा सिर की चौड़ाई, सिर की चौड़ाई बटे सिर की लंबाई इंटू 100, ये फार्मूला। ये आपका HTET PGT में आ चुका है, DSSB में भी आ चुका है। अब HTET PGT में जब आया तो लंबाई ऊपर दे रखी थी एक में, चौड़ाई नीचे, ठीक है। तो 4 दे रखे थे, तो इसको अच्छी तरह से याद रखना, चौड़ाई ऊपर आएगी, लंबाई नीचे आएगी। तो अगर हम बात करें नॉर्मली मानव शास्त्रियों ने कपालिक सूचांक के लिए या शिरस्य सूचांक के लिए इस फार्मूले का यूज़ किया। सिर की चौड़ाई को सिर की लंबाई से भाग करके और इंटू 100 करके आपका सिर का या कपाल का आकार प्राप्त किया जा सकता है। अब इसमें एक और महोदय आते हैं क्रोबर। क्रोबर महोदय ने भी आपका जो कपाल सूचांक है उसके आधार पर, कपाल सूचांक के आधार पर, यानी इस सूचांक के आधार पर मनुष्य के सिर को 3 वर्गों में बांटा है। मनुष्य के सिर को 3 वर्गों में बांटा है क्रोबर महोदय ने। वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला कहा लंबा सिर, सबसे पहला कहा पहला वर्ग है लंबा सिर। और यहाँ पर जो भैया आपका कपाल सूचांक होगा वो आपका 77 से कम, 77 से कम कपाल सूचांक, ये आपको याद रखना है। बिल्कुल टेबल जो मैं आप बना रही हूँ, ये फार्मूला याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लंबा सर फर्स्ट, 77 से कम कपाल सूचांक। नेक्स्ट आता है मध्यम सर, मध्यम सिर। मध्यम सिर में जो इसने माना वो माना 77 से 81, 77 से 81 के बीच कपाल सूचांक क्रोबर महोदय के अनुसार। तीसरा कहा चौड़ा सिर, चौड़ा सिर, चौड़ा सिर, इसमें जो कपाल सूचांक माना वो 81 से अधिक, 81 से अधिक कपाल सूचांक को शामिल किया क्रोबर महोदय ने, ठीक है, क्रोबर महोदय ने। क्रोबर महोदय कहते हैं जो आपकी आदिवासी लोग थे, यानी पुरानी जो जनजातियां थी, आदिवासी के जो लोग थे, उनकी खोपड़ियां, उनका सिर लंबा होता था, यानी उनका कपाल सूचांक आपका 77 से कम होता था। और उसके बाद जितनी भी प्रजातियां आती गई वो विकसित होने वाली प्रजातियां आई और उनका जो सिर है वो चौड़ा होता चला गया। बाद में जो आपके विकसित प्रजातियां आई उनका सिर कैसा हो गया? चौड़ा हो गया। तो पहले वाली प्रजातियां आपके लंबे सिर वाली थी और बाद में जो विकसित प्रजातियां आई उनका सिर कैसा था? चौड़ा था, क्रोबर महोदय के अनुसार, ठीक है। जैसे नेक्स्ट आता है, इसी में ही आपका सिर और कपाल का आकार समझ गए ना। आपको ये फार्मूला याद रखना है और ये टेबल भी याद रखनी है क्रोबर महोदय की, जो कि 3 वर्गों में डिवाइड थी। नेक्स्ट इसके बाद आता भाई बालों की बनावट। तो मैंने तो आपको पहले ही कहा था प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों में हम सब चीज़ों को पढ़ेंगे। कद को पढ़ लिया, सिर को पढ़ लिया, कपाल को पढ़ लिया, अब बालों को पढ़ेंगे। बालों की बनावट, प्रजातियों में बाल भी तो अलग अलग होते हैं, आप खुद ही देख लो। आज के टाइम में भी सबके बाल अलग अलग है, किसी के लंबे हैं, किसी के छोटे हैं, किसी के घुंघराले हैं, किसी के स्ट्रेट हैं, तो सबके अलग अलग हैं। इसमें हैडन के साथ कुछ मानव शास्त्रियों ने मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में बालों की जो बनावट है उसको भी एक इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण आधार माना है, कारक माना है। इस पर किसी भी प्रकार की जलवायु का, लिंग का, अवस्था का और भोजन का नगण्य प्रभाव होता है, यानी प्रभाव नहीं होता। ये कहते हैं मानव शास्त्री कि आपकी जलवायु का, भोजन का, लिंग का, इन सब का नगण्य प्रभाव होता है बालों की बनावट पर। तो बालों की बनावट पर वो कहते हैं सामान्यतः आपकी पैतृक होती है। बालों की जो बनावट होती है पैतृक होती है, यानी ये कह सकते हो आप कि भाई वंशानुक्रम में जो आपके आगे आने वाली संतान है ना, उनके जो बाल है वो आप पर निर्भर करेंगे। जैसे मेरे बच्चों के बाल मुझ पर निर्भर करेंगे, ठीक है, इस तरह की बातें, यानी ये पैतृक होती है। जन्म से हमें बाल मिलते हैं अपनी माता पिता से विरासत में, मानव शास्त्रियों के अनुसार। बालों की जो आकृति है वो केश सूचांक के द्वारा निर्धारित की जाती है। बालों की आकृति केश सूचांक के द्वारा निर्धारित की जाती है। और इसमें आपके अगर हम बात करें, जैसे
निग्रोटो प्रजाति, एक आती है आपकी निग्रोटो प्रजाति। अभी आप आगे जाके इनको सबको डिटेल में पढ़ोगे, कैसी होती है निग्रोटो, कैसी होती है काकेसाइड, कैसी होती है मंगोलियन। तो निग्रोटो प्रजाति, निग्रोटो प्रजाति की बात करें तो इसका जो केस सूचांक है बिल्कुल निम्नतम होता है, निम्नतम होता है, बिल्कुल कम होता है, केवल 40। निग्रोटो प्रजाति का केस सूचांक केवल 40 होता है, जबकि मंगोल प्रजाति की बात करें तो मंगोल प्रजाति का जो केस सूचांक है वो अधिकतम होता है और वो होता है भैया आपका 80। तो इसको आप याद रखना, किस प्रजाति का केस सूचांक कम होता है और किसका ज़्यादा होता है। उसके अलावा बालों की बनावट पर, या बालों की बनावट मुख्य रूप से 3 रूपों में डिवाइड की। सबसे पहले आते हैं छल्लेदार बाल, छल्लेदार बाल। सबसे पहले छल्लेदार बाल जो बिल्कुल उलझे हुए होते हैं, घने बाल होते हैं, और ये लगा लो कुछ कुछ भेड़ के बाल के समान होते हैं, जैसे भेड़ के बाल होते हैं ना घुंघराले घुंघराले, तो उस तरह के बाल होते हैं ये छल्लेदार बाल, जिसे आप घुंघराले भी कह देते हो। नेक्स्ट आता है लहरदार बाल। 3 प्रकार के बताएं ये बालों के रूप, छल्लेदार बाल, लहरदार बाल। लहरदार बाल ये बहुत ही पतले होते हैं, मुलायम होते हैं और लहरदार होते हैं। तीसरे आते हैं सीधे बाल, जिसे आप आजकल के टाइम में ज़्यादा क्रेज़ है, स्ट्रेट हेयर, सीधे बाल। सीधे बालों की बात करें तो आप भाई आपके सीधे बाल सीधे होते हैं, लंबे होते हैं और कड़े होते हैं, तो स्ट्रेट होते हैं। तो मानव प्रजातियों के विकास में आरंभिक टाइम पर तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था बालों पर बाद के मानव शास्त्रियों ने बालों को प्रमुख आधार माना किसी भी प्रकार की प्रजाति के अध्ययन के लिए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है बालों के बाद हमारा नाक की आकृति, यानी नासिका की आकृति। नाक की आकृति, नासिका आकृति, नासिका आकृति यानी नाक कैसी कैसी होती है, नाक का आकार कैसा होता है। तो नाक की आकृति के निर्धारण में नासा सूचांक, नासा सूचांक के द्वारा नाक की आकृति निर्धारित की जाती है। नासा सूचांक के द्वारा नाक की आकृति निर्धारित की जाती है। सेम वही आएगा जो आपके सिर में था, यानी नाक की चौड़ाई, नाक की चौड़ाई जब इसको भाग करेंगे ना नाक की लंबाई से, नाक की चौड़ाई को जब नाक की लंबाई से भाग करके और फिर इनटू में 100 कर देंगे, तब आपका निकल के आएगा नासा सूचांक। हैडन महोदय ने नासा सूचांक के आधार पर 5 प्रकार के नाक बताए हैं। 5 प्रकार के नाक बताए हैं प्रजातियों के हैडन महोदय ने। सबसे पहले आती है भाई आपकी बहुत पतली नाक, बहुत पतली नाक, बहुत पतली नाक या नासिका भी कह देते हैं। अब बहुत पतली नाक का जो नासा सूचांक होगा वो आपका 55 से कम होता है। कितना होता है? 55 से कम होता है। सेकंड आती है आपकी पतली नासिका, पतली नासिका, पतली नासिका, पतली नासिका, इसका जो नासा सूचांक होता है 55 से 70 के बीच में होता है। 55 से 70 पतली नाक। थर्ड नंबर पर आती है, देखो बहुत पतली पढ़ लिया, पतली। अब तीसरी मध्यम नासिका, मध्यम नासिका, यहाँ का जो नासा सूचांक होता है 70 से 85 के बीच में होता है। नेक्स्ट आता है आपका चौड़ी नासिका, चौड़ी नासिका। आपके पीजीटी लेवल में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कभी आप ऐसे सोचो कि मैम ऐसे ही करा रही हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। ये टेबल्स जितने भी मैं करवा रही हूँ और ये जो फार्मूला यूज़ होते हैं ये आते हैं एग्जाम में बहुत, पीजीटी लेवल और नेट लेवल दोनों में ही। नेक्स्ट आती है आपकी बहुत चौड़ी नासिका, बहुत चौड़ी नासिका, बहुत चौड़ी नासिका, जहाँ का नासा सूचांक 100 से भी अधिक होता है, ऊपर होता है। तो जो नासा सूचांक होता है बहुत चौड़ी का 100 से भी अधिक होता है। ठीक है, तो आपके ये कहा जाता है जो निग्रोइड प्रजाति है, जो निग्रोइड प्रजाति है यानी जो लोग काले काले होते हैं, अधिकतर अफ्रीकन लोग, उनकी जो नासिका है वो बहुत चौड़ी होती है, तो उनका नासा सूचांक आपका 100 से भी अधिक
पाया जाता है। और भाई आपके जो नागरिक जनजाति के लोग हैं, नागरिक प्रजाति के जो लोग हैं, नागरिक प्रजाति के लोगों की जो नाक होती है वो बहुत पतली होती हैं। ठीक है, तो ये अब आगे जाके और भी चीज़ों में पढ़ लेंगे अच्छी तरह से। तो ये था आपका नासा सूचांक। इसका फार्मूला सबसे ज़्यादा याद रखना है। हैडन महोदय के अनुसार 5 प्रकार की नाक कौन कौन सी, और नासा सूचांक का क्या फार्मूला है। नासिका आकृति के बाद अब देखो, नाक पढ़ लिया, सिर पढ़ लिए, बाल पढ़ लिए, कद पढ़ लिया। अब इसके बाद आता है आपका कपाल धारिता। कपाल धारिता, कपाल धारिता ये भी एक शारीरिक लक्षण माना जाता है। प्रजातियों के वर्गीकरण में कपाल धारिता भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसको भी एक आधार बनाया गया है, परंतु यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। कई प्रजातियों में इसका ध्यान रखा जाता है वर्गीकरण करते टाइम, और कई प्रजातियों में इसका ध्यान नहीं रखा जाता। सामान्यतः जो कपाल धारिता है, इसका सीधा संबंध मनुष्य के स्वास्थ्य और उसके शारीरिक आकार से होता है। ऐसा माना जाता है नाटे कद वाली, यानी छोटे कद वाली जो प्रजातियां हैं, छोटे कद वाली जो आपकी प्रजातियां हैं, जैसे निग्रिटो प्रजाति, निग्रो प्रजाति, ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति, तो इनकी जो कपाल धारिता होती है कम होती है। छोटे कद वालों की कपाल धारिता कैसे पता लगता है? कपाल धारिता यानी वो जब लोग मर जाते हैं ना, इसका वैसे तो जिंदा मनुष्य में तो इसका मापन संभव नहीं है। जब मनुष्य मर जाता है तो उसके कपाल में, यानी उसके सिर के अंदर पानी भरकर या फिर भाई सरसों का तेल वगैरह भरकर कपाल धारिता ज्ञात की जाती है। तो मनुष्य जब मर जाता है उसके सिर में पानी भरकर या तेल भरकर कपाल धारिता ज्ञात की जाती है। ऐसा कहा जाता है छोटे कद वाली जो लोग होते हैं उनकी कपाल धारिता कम होती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें जो आपके अधिक लंबाई वाले लोग होते हैं तो उनकी कपाल धारिता, तो छोटे कद वालों की कपाल धारिता 1300 घन सेंटीमीटर होती है, बस बहुत कम। और आपके जो लंबे कद वाले लोग होते हैं, लंबे कद वाले जो लोग होते हैं, यानी आपकी जो काकेशियन जन प्रजाति है, नागरिक प्रजाति है जो कि लंबे कद वाली होती है, तो उनकी कपाल धारिता भी अधिक पाई जाती है और उनकी कपाल धारिता 1450 घन सेंटीमीटर के लगभग पाई जाती है। तो लंबे कद वालों की कपाल धारिता अधिक और छोटे कद वालों की कपाल धारिता कम पाई जाती है। इसको आप अच्छी तरह से समझ गए हो। नेक्स्ट आता है कपाल धारिता के बाद रंग और वर्ण। तो रंग तो मैं समझा के थक गई हूँ, सबको पता है भाई जो इलाका आपका गर्म होगा उसमें आपका रंग काला होता है। जहाँ पर आपकी बर्फ़ वगैरह पड़ती है वहाँ के लोग सफ़ेद होते हैं क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती। तो विभिन्न प्रजातियों में मनुष्य की त्वचा के आधार पर बाल के, मनुष्य की त्वचा यानी स्किन, उसके बालों का रंग भी अलग अलग होता है, आँखों का रंग भी अलग होता है विभिन्न प्रजातियों में। ठीक है, आपने आँखों का रंग भी देखा ना, किसी का नीला, किसी का भूरा, किसी का काला। बाल भी अलग अलग रंग के होते हैं, सुनहरे, काले, भूरे, वाइट, तो बहुत सारे अलग अलग कलर के बाल होते हैं। तो त्वचा के रंग पर तो हम सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? त्वचा पर तो भाई सीधा जलवायु का प्रभाव पड़ता है, ये तो आप समझते हो। गर्म इलाकों में काले लोग और ठंडे इलाकों में गोरे लोग देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें आरंभ में विकसित होने वाली जो आपकी निग्रिटो प्रजाति थी, सबसे आरंभ में विकसित हुई थी निग्रिटो, सबसे पुरानी प्रजाति है निग्रिटो। तो सबसे पुरानी प्रजाति जो निग्रिटो है इसका रंग काला ही था। और उसके बाद में जो विकसित हुई, जैसे आपकी काकेसाइड प्रजाति, जिसे आप आगे पढ़ोगे डिटेल में, टेंशन ना लो। तो जो काकेसाइड प्रजाति थी वो आपकी धीरे धीरे उनका रंग श्वेत होता चला गया क्योंकि वो बर्फीले इलाकों में रहती थी। बालों के रंग में भी और आँखों के रंग में भी आपका पैतृक प्रभाव सर्वोपरि होता है। बालों का रंग और आँखों का रंग, ये दोनों जो रंग हैं ये हमें अपने माता पिता से मिलता है, अपने परिवार से मिलता है, यानी पैतृक गुण ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इन दोनों में। ठीक है, एक प्रजाति के लोगों में लगभग समान रंग के बाल और समान रंग की आंखें पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे निग्रिटो प्रजाति के बाल छल्लेदार होते हैं, काले होते हैं, आंखें काली होती हैं। आपकी जो काकेसाइड प्रजाति है जहाँ के लोग ज़्यादा गोरे होते हैं उनके बाल सुनहरे होते हैं, आंखें अधिकतर की नीली नीली सी होती हैं। तो इस तरह से एक ही प्रजाति में बालों का रंग और आँखों का रंग एक जैसा पाया जाता है। तो रंग और वर्ण के बाद नेक्स्ट आता है आपका कपाल धारिता पढ़ लिया, आपका रंग पढ़ लिया और वर्ण पढ़ लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है मुखा आकृति।
मुखा आकृति यानी आपके मुख का आकार, मुख का आकार। मुखा आकृति पर आपके सिर का और जबड़े की बनावट का प्रभाव पड़ता है, यानी आपका जबड़ा कैसा है, किस प्रजाति का जबड़ा कैसा, बाहर की ओर है, अंदर दबा हुआ है, तो इस चीज़ का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और ये कहा जाता है जिस मनुष्य का सिर लंबा होता है उसका चेहरा भी लंबा होगा, यानी जिस मनुष्य का सिर लंबा तो उसका मुख भी लंबा होता है, चेहरा भी लंबा होता है। और जिस मनुष्य का सिर चौड़ा होता है, चौड़ा, तो भाई उसका मुख भी कैसा होगा, चौड़ा होता है। ठीक है, मुखाकृति में इस चीज़ को ऐसे डिफाइन किया जाता है। सिर लंबा, मुख लंबा, सिर चौड़ा, मुख लंबा। उसके अलावा जबड़ा बाहर है तो मुख भी बाहर की ओर निकला रहता है, जबड़ा अंदर की तरफ है तो मुख भी आपका मीडियम लेवल का होता है। तो आपके जो काकेशियन जो प्रजाति हैं उनके जो जबड़े होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, दबे हुए होते हैं, बाहर निकले हुए नहीं होते। उसके अलावा जो मंगोलियन प्रजाति होती हैं उनके जबड़े आपके थोड़े कम उभरे हुए होते हैं, और आपकी जो निग्रेटो प्रजाति होती हैं उसमें आपके जबड़े उभरे हुए मिलते हैं। तो ये सारे लक्षण थे। उसके अलावा कुछ अन्य लक्षण भी आ जाते हैं, जैसे अगर हम बात करें मनुष्य के होठ कैसे हैं। आपके जो अफ्रीकन लोग होते हैं उनके होठ मोटे होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, काले होते हैं। मीन्स ये कह लो कि आपके निग्राइड जो प्रजाति है उसके होठ काले काले होते हैं। उसके अलावा आँखों की बनावट भी महत्वपूर्ण रोल निभाती है प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों में। आँखों की बनावट कैसे, कई लोगों की आँख ऐसी चौड़ी होती है, कईयों की ऐसे लंबी होती है। उसके अलावा आँख के अंदर जो ये काला काला होती है ना, कंचा के टाइप, तो भाई इसका आकार भी आँखों की सुंदरता बढ़ाने में मदद करता है। जैसे ये बड़ा है, छोटा है, किसी का छोटा सा होता है, किसी का बड़ा होता है, तो सबकी ये आँखों की बनावट भी अलग अलग पाई जाती हैं, जो प्रजातियों को अगर हम बात करें प्रभावित करती है। जो आँखों के अंदर आपका ये गोलक होता है, ब्लैक कलर का गोलक छिद्र, इसकी चौड़ाई और लंबाई, गोलक छिद्र की चौड़ाई बटे में गोलक छिद्र की लंबाई, मैं क्या निकाल रही हूँ, नेत्र सूचांक। नेत्र सूचांक, वैसे आपको एक ट्रिक बता सकती हूँ मैं। आपने यहाँ पर जितने भी सूचांक देखे हैं उनमें सभी में सबसे पहले चौड़ाई आई है, नीचे लंबाई आई है और इनटू में 100 आया है। ठीक है, तो ऊपर चौड़ाई को रखना, नीचे लंबाई को और इनटू में 100। तो नेत्र सूचांक गोलक छिद्र की चौड़ाई बटे में गोलक छिद्र की लंबाई इनटू में 100, तो इससे नेत्र सूचांक का पता चलता है। तो आपकी जो निग्रिटो जो प्रजाति होती है उसका जो नेत्र सूचांक होता है वो 80 पाया जाता है, तो ज़्यादा अधिक नहीं होता, कम होता है। काकेशियन में बात करें, आपकी जो काकेशियन प्रजाति होती है उसका जो नेत्र सूचांक होता है वो 88 पाया जाता है, 88। मंगलोयन प्रजाति के अंदर जो आपका नेत्र सूचांक पाया जाता है वो भाई आपका 90 और 100 के बीच में पाया जाता है। तो नेत्र सूचांक भी आपकी प्रजातियों के वर्गीकरण में सहायता करती है, प्रजातियों को पहचानने में मदद करती है। तो अब आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे प्रजातियां क्या होती हैं। अभी तो हमने आपके केवल सिद्धांत पढ़े हैं, फार्मूलेज पढ़े हैं प्रजातियों से रिलेटेड, कि कैसे सिर निकालते हैं, कैसे कद निकालते हैं, कैसे बालों की बनावट का पता चलता है, कैसे नाक होती है, कैसे आपकी कपालधारिता, मुख आकृति, आँखों का। तो ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए भाई। ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीजीटी लेवल के लिए और नेट लेवल के लिए भी। पहले ही बता दूँ, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है। एचटेट पीजीटी में 1 साल छोड़कर 1 साल यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, और तब आई थिंक या तो अब की बार या इससे पिछली बार आपका एचटेट में क्वेश्चन आया, बेशक पीजीटी का एग्जाम उठाकर देख लो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्लास पीजीटी लेवल के लिए और नेट लेवल के लिए, तो इसे अच्छी तरह से रीड अप कर लेना। आज की क्लास में हमने प्रजातियों को अच्छी तरह से समझ आया, क्या क्या हमने समझा है, और उसके अलावा प्रजातियां कैसे वर्गीकृत होती है, कैसे अलग होती है, किस किस आधार पर प्रजातियों को अलग किया है, इन चीज़ों को हमने क्लियरिफाई किया है। सबको क्लास, आशा करती हूँ सबको क्लास पसंद आई होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है भैया आज की, ठीक है। तो अच्छी तरह से इस क्लास को कर लेना, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पेड कोर्स को मत भूलना, जो बच्चे इच्छुक है पेड कोर्स लेने के तो वो वहाँ से ले सकते हैं। और ये मत समझो कि आपकी जब जियो की वैकेंसी निकलेगी तभी आप पेड कोर्स लोगे, क्योंकि भाई देखो इतना सारा सिलेबस है पीजीटी लेवल में कि आपको
3 महीने तो ऐसे लगा लो, ऐसे लग जाएंगे वीडियोस को देखने में, ठीक है। 3 महीने, इतनी सारी वीडियोस हैं उसके अंदर। तो आप अगर ये सोचते हो ना, क्योंकि एक बार वैकेंसी निकल गई तो 1-2 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाना है, फिर आपकी वीडियोस कंप्लीट भी नहीं होगी। तो इसके लिए आपको पहले से ही तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आगे पीजीटी स्क्रीनिंग में और आपके केवीएस के अंदर भी वैकेंसी आने वाली है ज्योग्राफी की। तो अपनी तैयारी पहले से ही स्टार्ट कर दो अगर आप लगना चाहते हो पीजीटी ज्योग्राफी के टीचर या लेक्चरर, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, तब तक आप इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से रीड अप कर लेना। और उसके साथ साथ भाई मेरे चैनल को भी मत भूलना, स्टडी विद दीपा सैनी। और इसमें भी जो बच्चे नहीं ले सकते कोर्स, तो उनके साथ तो मैं स्टडी विद दीपा सैनी के साथ जुड़ी हुई हूँ, ठीक है। तो मेरे चैनल पर आप पीजीटी लेवल की वीडियो देख सकते हैं। जो बच्चे पेड कोर्स लेने में अवेलेबल नहीं हैं, किसी भी कारण से नहीं ले सकते, वो स्टडी विद दीपा सैनी में भी कुछ वीडियोस देख सकते हैं। पर आपका जो पेड कोर्स होता है ना, वो क्या होता है, उसमें हम अपना 100% देते हैं। यूट्यूब पर इतनी ज़्यादा वीडियो हम नहीं डाल सकते और एकदम से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसीलिए पेड कोर्स निकाला है। जो बच्चे ले सकते हैं तो ले लीजिए, जो नहीं ले सकते वो आप स्टडी विद दीपा सैनी के साथ जुड़िए, वहाँ पर आपको पीजीटी ज्योग्राफी से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा। ओके, हैव ए नाइस डे।